यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये विच डेट्स ये टॉपिक करवाया था कि हमारे पास कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने किया था। ठीक है, तो डेट्स जो हैं हमने किया, पहले तो मैंने आपको यही टॉपिक बताया था कि हमारे पास हिस्ट्री जो है वो डेट से सिनोनिमस है। लेकिन डेट्स का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेट, जैसे कि 10 मार्च, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, ये होती हैं पर्टिकुलर डेट्स। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो जो है वो हमारी डेट से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है। टाइम पीरियड मतलब जो एक टाइम का अंतराल होता है उससे रिलेटेड होती है, गैप होता है। तो उस समय हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ता है? पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करना पड़ता है। जो उनके अंदर चेंजेस हुए हैं उन पे फोकस करना पड़ता है। जो नए नए इश्यूज़ उनके लिए आए गए हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। मीन्स पर्टिकुलर डेट कोई भी हमारे लिए यहाँ पर गिवन नहीं होती। जो हिस्ट्री है, जब आप अब ये देखोगे, जो ये हिस्ट्री है वो पे क्या बताया जाता है? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी। ठीक है, तो जैसे अब हम उनका भी करते हैं कि हम वाइसरायज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, या गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़े, या हम प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये गिवन होता है। मान लो आपने जीके में भी अभी आपको टीचर्स ने नोट्स बनवाए हैं, आपके पास 1950 इंडिपेंडेंट इंडिया जो 47 है उसके बाद से लेके अब तक के जैसे सारे प्राइम मिनिस्टर्स लिखवाए जाते हैं, तो बस आपको उनके टाइम पीरियड्स लिखवाए गए हैं। हमको उनकी पर्टिकुलर डेट स्टार्टिंग की और एंड की नहीं लिखवाई गई है। मीन्स जो ये टॉपिक्स हैं ये सारे आपके टाइम पीरियड रिलेटेड होते हैं, बल्कि हिस्ट्री रिलेटेड, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड नहीं होते हैं, पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड नहीं होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। जैसे अब आपके पास इतने एग्जाम्पल है, गवर्नर जनरल्स का टाइम पीरियड गिवन है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके जो कि वारन हास्टिंग्स हैं से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक हैं, तो उनके टाइम पीरियड्स तो आपको हम उनको स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। ऐसे ही आपके पास और भी सारे गिवन हैं, जितने भी ये सारे जेर के गवर्नर जनरल्स। तो मीन्स यही कहा जाता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, या हिस्ट्री लिखते हैं, तो हम हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। चैप्टर्स में डिवाइड करने से क्या होता है? हम उनके अंदर कोहिरेंसी ले आते हैं। कोहिरेंसी का मतलब उनको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। उनकी क्लैरिटी जो है हमारे लिए ईजी हो जाती है। क्लैरिटी ईजी होने का मतलब क्या है? हम उन इवेंट्स को, क्योंकि बेसिकली हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इवेंट्स को फोकस करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डेट को नहीं, बल्कि हम इवेंट्स को फोकस करते हैं। तो जब हम इवेंट्स पे फोकस करते हैं तो उन्हीं से हमारी एक स्टोरी बनती है, और वही स्टोरी हिस्ट्री होती है। आपको पता है हर चीज़ की कोई हिस्ट्री है। एक पेन है, एक पेंसिल है, एक छोटी सी नीडल है, हर चीज़ की एक ना एक हिस्ट्री होती है। ठीक है, अब हमारी भी है। हमारे जो पुराने चीज़ें चली जा चुकी हैं वो हमारी हिस्ट्री है। पीछे आगे जाकर हम हिस्ट्री, जो जो पास्ट इवेंट बनते जाते हैं वो इवेंट्स हिस्ट्री ही बनते जाते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री को अगर हम चैप्टर वाइज, अब आप स्टडी भी करते हो तो देखो स्टडी में भी कहते हैं ये नर्सरी प्री नर्सरी क्लासेस हैं, ठीक है, ये किंडरगार्टन क्लासेस हैं, ये सेकेंडरी लेवल की क्लासेस हैं, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस हैं, ये प्राइमरी लेवल की क्लासेस हैं। तो हम उनको पार्ट्स में स्टडी करते हैं। तो सिमिलरली हिस्ट्री को भी हम जब स्टडी करते हैं तो पार्ट्स या फिर चैप्टर्स में स्टडी करते हैं, ताकि हमें उनको समझने में, उनके इवेंट्स को समझने में ईजिली क्लैरिटी हो सके। जैसे अब आगे अभी आप पढ़ोगे, जब मैं पीरियडाइजेशन करवाऊंगी तो उसी में आपको इसका जब एग्जांपल दूंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो टॉपिक है हाउ डू वी पेरियोडाइज। देखो जेम्स मिल जो हैं एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, एक ब्रिटिश पर्सनस हैं वो, उनकी एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इसके अंदर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ज़रा ध्यान से देखना, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ ब्रैकेट में बेटा आप क्रिश्चियंस वर्ड भी यूज़ कर लेना। जैसे ये ब्रिटिश है ना, तो ब्रिटिश के साथ आप लोग ने यहाँ पर क्या करना है? क्रिश्चियन वर्ड यूज़ कर लेना है। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखोगे ये 3 पीरियड्स में ये ध्यान रखना है आपको, जेम्स मिल ने ब्रिटिश की हिस्ट्री को डिवाइड किया है। मतलब कि ब्रिटिशर हैं कि इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये पीरियडाइजेशन नो डाउट कि पहले तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जो अब नेचुरल सी बात है, जब ये ब्रिटिशर्स ने लिखा तो ब्रिटिशर्स ने जब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उन्होंने अपनी टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी, अपनी कंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी, और इंडिया को कम इंपॉर्टेंस दी होगी। तो वही ये कहना चाहते हैं कि जब ये हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो अब आप ये देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, ये तीनों रिलीजन बेस्ड है, जो कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। जो एशियन सोसाइटी थी, इन्होंने इसको पसंद नहीं किया। एशियन सोसाइटी मतलब हमारी इंडिया, इन्होंने इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका सबसे पहला पॉइंट तो रीज़न भी यही है बेटा, क्यों? क्योंकि ये एक रिलीजन बेस्ड डिवीज़न था, जो कि गलत है।
ठीक है। मिल थॉट दैट एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर, अब देखो क्योंकि वो ब्रिटिश स्कॉटिश थे तो उनका ये मानना था जो इंडियन सोसाइटी है वो यूरोपियन सोसाइटी से कम सिविलाइज्ड है, मतलब वो हमारी कंट्री को की कमियां निकाल रहे थे। ब्रिटिश जब तक इंडिया में नहीं आए थे, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो क्या करते थे, कंट्री पे रूल करते थे। रिलीजियस इनटॉलरेंस, कास्ट टैब्यूज़ एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो थी, नो डाउट हमारी कंट्री में थी, हम ये नहीं कहते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब आए, जब मिल आए और मिल ने अपनी नई सोसाइटी स्टार्ट नई इन्होंने जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्होंने तो इसको और ज़्यादा हमारी कमी की फॉर्म में दिखाया। ठीक है, तो यही इसकी पहली एक प्रॉब्लम है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रिटिश स्कॉटिश जो हैं जेम्स मिल, इनका जो पीरियडाइजेशन था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो आप कहोगे बिल्कुल प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि हर किसी के फेथ अलग अलग थे, हर किसी के बिलीव्स अलग अलग थे, इसलिए जो इंडियन लोग थे इन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर उनके ऊपर कन्कर करते थे, ब्रिटिश ने उनकी सारी टेरिटरीज को अपनी तरफ कर लिया और उन्होंने उनको उनकी प्रोग्रेस को बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। देखो, इंडियन वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और इंडियंस की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो बिना ब्रिटिश की हेल्प के कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स फोर्सेस हैं इन्होंने जो कैटेगराइज किया है इंडियन सोसाइटी टाइम पीरियड को हिस्ट्री के, वो जो 3 पार्ट्स में, वो गलत है। तो उसके बाद इन्होंने इसका जो, क्योंकि एक देखो आ गया ना, वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स, क्योंकि यही इसका एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नया कैटेगराइजेशन होना चाहिए, नया डिवीज़न होना चाहिए, किसका? हिस्ट्री के टाइम पीरियड का। फिर ब्रिटिशर क्लासिफिकेशन को छोड़ के हिस्टोरियंस, मतलब इंडियन हिस्टोरियंस, अब हमारी अपनी कंट्री के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट का मतलब आपको पता है बहुत पुराना, प्रिमिटिव। जब हम पढ़ते थे ना हिस्ट्री, जब हम सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते थे, संतों के बारे में पढ़ते थे, तो वो आपकी एंशियंट हिस्ट्री में काउंट होता है। मेडिवल हिस्ट्री कौन सी होती है? जो मिड की हिस्ट्री है, मतलब जो ना एंशियंट है ना मॉडर्न है, बीच की हिस्ट्री है, जिसमें हम ये नवाबों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेडिवल हिस्ट्री है। और मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी है? जब हमने चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे, हम देखो एसएस में साइंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, चरक विद्या के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। और आपको पता है हमारी कंट्री में इंडियन हिस्ट्री ने डिवाइड तो किया, लेकिन उस टाइम भी ये चीज़ें हमारी कंट्री में अवेल नहीं थी। मतलब हमारी कंट्री में उस टाइम भी डेमोक्रेटिक नहीं थी, हमारी कंट्री में उस टाइम भी हमारी साइंस इतनी फिक्स नहीं थी, सारों के पास इक्वालिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी हद तक इंडियन हिस्टोरियंस को ये क्लासिफिकेशन तो फिर भी बेटर लगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम ये एक धर्म से रिलेटेड तो नहीं था। अब हम कहें उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, तो जब हिंदू ही हिंदू के बारे में अगर हम डिवाइड, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ टाइम सारे हिंदू ही राजा हुआ करते थे, हिंदू किंगडम था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम भी कंट्री में मुस्लिम रहते थे। या हमने सेकंड कैटेगरी बनाई थी मुस्लिम्स की, तो ये नहीं है कि उस टाइम हिंदू राजा नहीं हुआ करते थे। जो ब्रिटिश कैटेगरी बनाई, तो ये नहीं कि ब्रिटिशर्स ही इसको क्रिश्चियन बोलते हैं, तो उन्होंने कोशिश तो की थी सारे सबको क्रिश्चियन बनाने की, लेकिन ऐसा इंडियंस को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनको ये कैटेगरी ही अच्छी नहीं लगी थी डिवाइड करने की हिस्ट्री को, कि 3 पार्ट्स में टाइम पीरियड के रिलीजन के बेस पे। तो इसलिए इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको और 3 पार्ट में डिवाइड किया, चेंज करके एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule people did not have equality. देखो मैंने अभी बताया, हालांकि मॉडर्न टाइम पीरियड में इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन हमारी कंट्री के लोगों में इक्वालिटी नहीं थी, हमारी कंट्री में फ्रीडम नहीं थी, हमारी कंट्री में लिबर्टी नहीं थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और हमारी कंट्री में अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस की भी कमी थी। लेकिन फिर भी रिलीजन बेस्ड कैटेगराइजेशन से बेटर उनको कौन सी कैटेगराइजेशन लगी? ये वाली कैटेगराइजेशन लगी थी। अब आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कॉलोनियल। देखो बेटा, ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। कॉलोनियल का मतलब होता है शासन। तो आपको पता ही है, ब्रिटिशर हमारी कंट्री में आए थे 1600 में, उन्होंने हमारी सारी टेरिटरीज पे
कब्जा कर लिया था, उन्होंने हमारे सारे राजाओं को, सारे नवाबों को हरा दिया था, ठीक है। और उन्होंने अपनी हमारी कंट्री को पूरी तरह से इकोनॉमिकली भी हमारी सोसाइटी को अपनी तरफ कर लिया था। वो हमसे रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और अपने खर्चे पूरे किया करते थे। हमारी सारी जो भी हम गुड्स बनाते थे वो अपने सस्ते दामों पे अपने पास ले जाया करते थे। उन्होंने हमारी वैल्यूज़, हमारे टेस्ट, हमारे कस्टम, हमारी प्रैक्टिसेस को भी अपने अकॉर्डिंग बना दिया था, ठीक है। तो ये सारा था कॉलोनियल, मतलब हमारे ऊपर शासन करना। तो देखो कॉलोनियलाइजेशन की डेफिनेशन आपको करनी है। सब्जुगेशन मतलब हथियाना। सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। जब मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट कर लेती है, मतलब अपने अंडर कर लेती है, वो किस वे में, चाहे वो हर वे में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, हर वे में वो हमें अपनी तरफ कर लेती है, मतलब हमारे अंदर उन सबसे रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कॉलोनलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। पहले तो आप हाउ डू वी नो का मतलब ये है, अगर हम कहते हैं ना कि हमें 100 साल पहले की बातों के बारे में जानना है, हमें 200 साल पहले की बातों के बारे में जानना है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया 250 साल पहले, 2-4 साल की तो आपको याद ही रहती हैं। तो इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री देखते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन सब के बारे में, हम मैगजीन्स के में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, हमें पुरानी बातों के बारे में वहाँ से चलता है पता। जैसे अब आज आप देखते हो मूवीज़ बनाई जाती हैं, पुरानी हिस्टोरियन से रिलेटेड मूवीज़ से पता चल जाता है कि हाँ उस टाइम क्या हुआ था। सिमिलरली एक ये जो है ना, जो पुराने हिस्टोरियंस थे, उन हिस्टोरियंस ने उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए क्या बनाए थे। जो भी रिकॉर्ड होते थे उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था, हिस्टोरियंस का एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनके लिए रिकॉर्ड रूम बनाया करते थे। क्या होते थे उनके लिए? रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे, जहाँ पर वो ब्रिटिश जो थे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। चाहे कोई भी प्लान हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी हो, उन सब के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। उन सबको अच्छी तरह से स्टडी किया जाता था और उसके बाद उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। उनको प्रिजर्व करके रखने का मतलब क्या होता था? उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता था रिकॉर्ड रूम्स में। सिमिलरली उनके लिए आर्चीव्स बनाए गए थे, सिमिलरली उनके लिए म्यूज़ियम वगैरह तैयार किए गए थे, जहाँ पर उस समय जो भी चीज़ें बनाए रखी होती थी वो सब कुछ वहाँ पर रखा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ही बहुत सारे लेटर्स थे, मेमोज थे, जो कि एक ब्रांच ऑफ एडमिशन दूसरी ब्रांच ऑफ एडमिशन में जाते थे, ठीक है। और उनको भी संभाल के आर्चीव्स या म्यूज़ियम्स में रखा जाता था, ताकि फ्यूचर में कभी भी उनकी नीड हो या किसी को उनके बारे में जानना हो तो वो जान सकें। क्लियर, ऑल डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड आउट। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से कॉपीड आउट किया जाता था। उनको बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में कैलीग्राफिस लिख के रखते थे, और मतलब उस ब्यूटीफुल राइटिंग में, और उनको प्रिंटिंग की फॉर्म में, फिर नए उसके बाद फिर प्रिंटिंग भी होने लगी उनकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर प्रिंटिंग की फॉर्म में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे उनमें रखा जाता था। तो मीन्स आपके पास रिकॉर्ड्स को रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास उस टाइम हिस्टोरियंस ने थी, अभी भी देखो आप होते हैं रिकॉर्ड रूम्स, जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, आर्चीव्स, म्यूज़ियम्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ थे जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको संभाल के रखा जाता था, और अगर हम उनके बारे में जानना चाहें तो वहाँ जाकर हम उनके बारे में जान भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले आपको यहीं तक ये वीडियो देखनी है। थैंक यू।